Hi guys, I hope you all are doing good. Welcome to the very first session of the CUET Question Bank series by Supergrads Top Rankers. तो जैसा कि आप सबको पता है NCERT साइकोलॉजी में आपके फर्स्ट टू चैप्टर्स जो है दैट आर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, राइट? तो आज के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन MCQs on intelligence and personality. So let's get started. Now, the very first question that we have today with us, the first question here is Diya is a diligent girl. आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसके कीवर्ड्स मार्क कर लिया करिए so that it becomes easier for you to answer and to understand as well. Diligent girl who shows commitment, persistence and patience. ठीक है? All her behavior is goal directed. This is the major thing that you have to underline in it. ठीक है? तो such characteristics focus on dash facet of her personality. सबसे पहली तो बात तो जब गोल डायरेक्टेड आता है कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको गोल डायरेक्टेड मिले या परसिस्टेंट, स्पेशली यू नो गोल डायरेक्शन अगर आपको कहीं पे मिल रहा है, हमेशा याद रखिएगा दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू अ जॉब, टू अ बिजनेस या something like this. Okay, so the most probable answer that you have over here is entrepreneurial competence. Okay, moving on further, we have the second question जहाँ पे लिखा है dash intelligence is the skill in the performance, composition and appreciation of musical patterns. Okay, so since very easy to understand, जहाँ पे musical patterns दिखा है और इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें सबसे पहली जो चीज याद आनी चाहिए हमें एक बार में क्लिक हो जाना चाहिए द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने. उसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस दी थी, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है दैट इज द म्यूजिकल इंटेलिजेंस. ओके, मूविंग ऑन फर्दर, an IQ below dash is generally considered intellectually disabled, right? अभी आप सबको पता है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको कंफ्यूजन हो एक चीज याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ठीक है? तो एक एक ऑप्शन है 110, है ना? 110 तो हम एवरेज अमाउंट ऑफ आईक्यू बोलते हैं इसको, है ना? 130 को हम क्या बोल देते हैं? 130 जो होता है वो सुपीरियर अमाउंट ऑफ आईक्यू होता है. सुपीरियर जैसे हमने जब गिफ्टेडनेस पढ़ते हैं हम तो समझ में आ जाएगा. नाउ वी हैव दीज टू थिंग्स लेफ्ट, ठीक है? तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में हम 50-50 करते हैं, यहाँ पे भी आपको प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालनी है, ठीक है? तो ये जो दोनों बचेंगे उसमें से द मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको भी पता है बिलो 70, ठीक है? 80 तक तो नहीं आएगा, यहां तक स्लो लर्नर्स आ जाते हैं, ठीक है? तो अगेन सबसे अच्छा आंसर है यहाँ पे है 70 एज इन 69, बिलो 70 69 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज स्ट्रीट स्मार्टनेस? ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे दो चीजें ऐसी दी है जो कि सिमिलर है, ठीक है? वो की जो कि है कॉम्पोनेंशियल एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को ही एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, राइट? अभी जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं वो क्रिएटिव तो नहीं हो सकते, एज इन क्रिएटिविटी को हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर है दैट इज द कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. ओके, तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस, राइट? मूविंग ऑन फर्दर, the remarkable ability in a specific field is known as. Remarkable ability in a specific field, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, जैसा आपको लगे वैसा कर लीजिए. स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है? तो स्पेसिफिक फील्ड देखिए, क्रिएटिविटी तो एक पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, एक बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है? कमिटमेंट स्पेसिफिक फील्ड में, रिमार्केबल एबिलिटी नहीं, जम नहीं रहा कुछ, ठीक है? गिफ्टेडनेस हमें पता है, गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. गिफ्टेडनेस तो होती 130 के अबव जो आईक्यू होता है वो, और गिफ्टेडनेस बेसिकली एक अमेलगमेशन होता है सबका. तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर है वो है टैलेंट, रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है? आपकी एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपका टैलेंट होगा, पेंटिंग में, ड्राइंग में, स्पोर्ट में, किसी में भी. नाउ moving on further, the ideas we hold about our competencies and attributes are also known as. ठीक है,
सबसे पहली बात तो सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम तो होगा ही नहीं, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सोशल सेल्फ तब होता जब यहाँ पे वर्ड आता सोशल, मगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड ही नहीं आया है जो कि सोशल हो। यहाँ पे क्या लिखा है, अबाउट आर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, अबाउट आर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे द राइट आंसर इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, जो कि आप भूल जाते हैं, मगर प्लीज भूलिएगा मत। ओके, so the next question that we have is the state of physical, emotional and psychological exhaustion is known as। ठीक है, आप में से सबसे पहले हम ऐसे चालू करते हैं, रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जीएएस के मॉडल्स में आ जाता है। रेजिस्टेंस तो स्टेज ही सेकंड स्टेज होती है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी क्या कोपिंग हो सकता है? कोपिंग क्या होता है? कोपिंग तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ये तो सबसे गलत आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कोपिंग मैकेनिज्म्स हमारे खुद के मैकेनिज्म्स होते हैं जिनसे हम डील करते हैं। अब यहाँ पे डील करने की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉस्शन। ठीक है, स्ट्रेस तो हम सब कभी ना कभी ले ही लेते हैं, ओके, बट स्ट्रेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एग्जॉस्शन। द मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज बर्नआउट। ठीक है, नाउ moving on further, we have while walking in the forest, I suddenly hear a hissing sound. Okay, a hissing sound. My heartbeat increases, breathing becomes short and rapid, and pupils dilate. So this is due to the activation of, ठीक है, अभी this is due to the active sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, इन दोनों का काम नहीं है ये। ओके, यू ऑल नो देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि इसमें आती हैं, बट अब जैसे मसल मूवमेंट हो गया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट, तो उससे तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज और ये सब तो नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन योर ब्रेन, और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो यू हैव पैल्पिटेशंस, योर हार्ट बीट इंक्रीजेस। बेसिकली वो आपको प्रिपेयर करता है कोई भी डेंजर, आगे आने वाले डेंजर से लड़ने के लिए या तो सतर्क रहने के लिए। ओके, सो हाइपोथैलेमस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, next we move on to dash is a behavior or a skill that helps to communicate clearly, confidently and our feelings, needs, wants and thoughts। ठीक है, अभी फिजियोलॉजिकल तो कहीं से कहीं तक क्वेश्चन नहीं लग रहा, आंसर ही नहीं लग रहा हमें। ओके, कॉग्निटिव एबिलिटीज तो हमारी एबिलिटीज होती है ना। कॉग्निशन को हम ऐसे ये इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना। नन ऑफ द अबव या असर्टिवनेस में से रह जाता है। ठीक है, तो एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू से नो। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक हम थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं। द एबिलिटी टू से नो को helps us to communicate clearly, confidently our feelings, needs and wants। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, assertiveness। assertiveness is the most correct answer for this। ठीक है, तो the ability to say no is known as assertiveness। okay, now the last question for the day is the GAS involves 3 stages: alarm reaction, resistance stage and dash। आप सबको पता है GAS is the general adaptation syndrome। Okay, the general adaptation syndrome that was given by Hans Selye। Okay, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोपिंग वापस से कैंसिल हो गया, कोपिंग तो आ ही नहीं सकता। अलार्म के बाद रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस के बाद क्या अग्रेशन आएगा, जब हम किसी चीज को रेजिस्ट कर लिया हमने, अग्रेशन होगा उसके बाद? नहीं, अग्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, सेंसेशन भी नहीं होगा, सेंसेशन यहाँ पे तो अलग ही चीज चली गई। ठीक है, तो द लास्ट एंड द मोस्ट करेक्ट आंसर इज एग्जॉशन। ठीक है, जीएएस के अंदर 3 स्टेजेस होती है, अलार्म, resistance and exhaustion। Okay, so now with this we come to an end of the first series of our question bank।
I will be back with the next video very soon. Till then, stay tuned.